मेरे चैनल इकनॉमिक क्लास डॉक्टर मौर्य पर आप सभी का स्वागत है। मेरा प्रयास है कि मैं जिन भी विषय पर अपने व्याख्यान आपको प्रस्तुत करूं, वो पूरी गुणवत्तापूर्ण हो, सरल रूप में हो और ज़्यादा सटीक और जितनी अच्छी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो मैं आपको दे सकूँ। क्योंकि चैनल नया है और आपको प्रमोट भी करना है, और यदि आपको हमारे व्याख्यान अच्छे लगते हों तो आप इसे प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने जितने भी परिचित लोग हैं उनको बताएं। आज का जो व्याख्यान है वो औसत लागत और सीमांत लागत के संबंधों पर आधारित है। रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कास्ट एंड एवरेज कास्ट। इस विषय को हम हाई स्कूल से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक पढ़ते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर की कक्षाओं में जाते हैं वैसे वैसे उसको और अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है और अच्छी टेक्निक उपयोग की जाती है। हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के भी प्रयोग करते हैं उसमें, गणित के। तो आज हम प्रारंभिक स्थिति में हैं, इसलिए हम उसे गणित का प्रयोग तो नहीं करेंगे, लेकिन सारणियों और ज्यामितीय विधियों का उपयोग करेंगे। जब हम लागत की चर्चा करते हैं तो लागत उत्पादन से संबंधित होती है, और इसलिए जब उत्पादन होगा तो उत्पादन में ढेर सारे इनपुट या आगत लगाए जाएंगे, उत्पादन के साधन लगाए जाएंगे, श्रम, पूंजी, कच्चे माल और जितनी भी चीज़ें लगती हैं, भूमि, भवन, संयंत्र, परिवहन की लागतें, बिक्री की लागतें, विज्ञापन के व्यय, ये सारे व्यय जो लगते हैं किसी वस्तु के उत्पादन करने में, बेचने में, उन सब को जब हम जोड़ते हैं तो हम इन्हें लागत कहते हैं, कुल लागत कहते हैं। और इन कुल लागतों को हम लोग मौद्रिक रूप में व्यक्त करते हैं, मुद्रा के रूप में। और ये लागतें कैसी होंगी, उत्पादन के साथ साथ कैसे घटेंगी, कैसे बढ़ेंगी, ये इस पर निर्भर करेगा कि उत्पादन प्रक्रिया में क्या होता है। और क्या होने का मतलब है, उत्पादन के जो नियम हैं जिन्हें हम इसके पहले पढ़ लेते हैं उत्पादन के चैप्टर्स में, उनका लागतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि उत्पादन और लागत में विपरीत संबंध होता है। अगर हम किसी समान साधनों की मात्रा से उत्पादन करें तो ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो प्रति इकाई लागतें कम आएंगी, और कम उत्पादन करेंगे तो प्रति इकाई लागतें ज़्यादा आएंगी। तो जब हम उत्पादन नियमों का उल्लेख करते हैं तो हम पाते हैं कि चाहे हम अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या पढ़ते हों, लाभ, वेरिएबल प्रोपोर्शंस, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को, चाहे हम दीर्घकाल में पैमाने के प्रतिफल या रिटर्न्स टू स्केल को पढ़ते हों, दोनों स्थितियों में हम देख चुके हैं कि उत्पादन की प्रारंभिक अवस्थाओं में वर्धमान उत्पादन के नियम लागू होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, अर्थात साधनों की बराबर मात्राओं के बढ़ाने से बढ़ता हुआ उत्पादन मिलता है। और जब हम इसको लागत के टर्म में देखेंगे तो हम कहेंगे सीमांत लागतें गिरती हुई मिलती हैं, या कुल लागत में जो वृद्धि होती है वो ह्रासमान दर से होती है। और एक सीमा के बाद जब ह्रासमान प्रतिफल के नियम लागू हो जाते हैं, जहाँ पर समान साधनों की मात्रा से क्रमशः घटता हुआ उत्पादन मिलता है, तो जब उत्पादन कम मिलेगा तो लागतें प्रति इकाई ज़्यादा आएंगी। तो हम कह सकते हैं कि सीमांत लागतें और औसत लागतें बढ़ने लगती हैं एक सीमा के बाद। तो इसी जब हम औसत लागतों या सीमांत लागत या कुल लागत की बात करेंगे तो ये उत्पादन के नियम वहाँ लागू होंगे। और हम आपको बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में जब हम वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाते हैं
तो क्योंकि शुरू में वर्धमान प्रतिफल के नियम लागू होते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स के, इस नाते वहाँ पर जो कास्ट होगी वो डिक्रीजिंग होगी। डिक्रीजिंग कास्ट का मतलब हुआ कि अगली इकाइयों की लागतें घटेंगी, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल कास्ट। प्रत्येक अगली इकाई जो उत्पादित की जाएगी उसकी लागत उत्पादन की प्रारंभिक अवस्थाओं में घटती हुई होगी। लेकिन ये घटना निरंतर नहीं जारी रहेगा। एक सीमा के बाद, जैसा उत्पादन के नियमों के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं, विभिन्न कारणों से ये लागतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल लागू होगा और लागत को उसी रूप में हम कह सकते हैं ह्रासमान लागत की दशाएं होंगी, अर्थात अगली इकाइयों की लागतें पिछली इकाइयों से बढ़ती हुई मिलेंगी, सीमांत लागतें बढ़ने लगेंगी। तो जब भी हम उत्पादन की मात्राओं को बढ़ाएंगे और लागतों को दिखाएंगे तो सबसे पहला हमारा ध्यान होना चाहिए कि पहले सीमांत लागतें गिरेंगी और उसके बाद सीमांत लागतें बढ़ेंगी, और ऐसा ही होगा क्योंकि ऐसा ही उत्पादन के नियमों के अंतर्गत होना चाहिए। तो हम सीमांत लागतों को पहले घटा के और फिर बढ़ाएंगे और उसके आधार पर फिर कुल उत्पादन निकालेंगे लागत, और कुल लागत से फिर औसत लागत निकालेंगे, और जब औसत लागत निकल जाएगी तो सीमांत लागत और औसत लागत वक्रों का हम के बीच में क्या संबंध दिख रहा है वो देखेंगे, और जो निष्कर्ष निकलेगा तब हम बताएंगे कि इन दोनों में ये संबंध है। तो हम पहले एक सारणी बनाते हैं और उस सारणी में उत्पादन के नियमों के अनुरूप सीमांत लागतों को पहले घटाते हैं और फिर बढ़ाते हैं, और फिर उसी अनुरूप देखेंगे कि औसत लागत क्या होगी और फिर दोनों को तुलना करेंगे। तो ये जो हम सारणी बना रहे हैं वो केवल इसलिए कि आप देख लें कि ऐसा उत्पादन के नियमों के कारण होता है, और जब ऐसा होगा तो औसत लागतें और सीमांत लागतें कैसी होंगी और उनके बीच संबंध कैसा होगा। परीक्षाओं में जब आप लिखेंगे तो अंकीय सारणी वहाँ बनाने भर को आपको समय नहीं होगा, लेकिन यहाँ आपको समझाना है, और जब उसको समझ जाएंगे तो उस चीज़ को आप चित्र बना के, डायग्राम बना के समझा सकते हैं और उनके बीच संबंधों को व्याख्या कर सकते हैं, और तब आपको वहाँ पर सुविधा होगी। और थोड़ा और जब उच्चतर आप पढ़ना चाहेंगे तो गणितीय समीकरणों का प्रयोग करके भी हम औसत लागत और सीमांत लागत निकाल के और उन समीकरणों के माध्यम से भी उनकी तुलना कर सकते हैं। कभी आगे हम देख लेंगे उसको। तो यहाँ पर आप देखें, ये मैंने लिखा हुआ है, इस सारणी पर आप जाएं। ये उत्पादन की इकाइयाँ हैं, Q से क्वांटिटी हैं, और हमने कुछ इकाइयों को दिखाया है और थोड़ी लंबी इकाइयों को दिखाया है। इसलिए आते हैं क्योंकि उत्पादन के जो आपके नियम हैं उनको लागू करने में जब तक ज़्यादा इकाइयों का उपयोग नहीं करेंगे तब तक वो हो नहीं पाएगा। इसलिए ये इकाइयाँ देखें, 1 से लेकर 15 तक हमने दिखाई है। पहली इकाई उत्पादित करना, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, और आपका पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए ये सीमांत लागत पर, यही सही करना आपको। और क्या करना है, उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में सीमांत लागतें गिरती हैं और अब उनको गिरता हुआ दिखाइए। मैंने दिखाने का प्रयास किया, पहले 20, पहली इकाई 20 की लागत, दूसरे की 19, तीसरे की 18, फिर 17, फिर 16, फिर 14। देखिए ये क्रमशः हमने गिरते 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 लाया, और एक सीमा के बाद फिर ये बढ़ेंगी, तो 14 के बाद से फिर मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, इस तरह से। तो पहले सीमांत लागतें गिरेंगी, फिर सीमांत लागतें बढ़ेंगी। ऐसा उत्पादन में प्रतिफल के नियमों और पैमाने के प्रतिफल के लागू होने के कारण होगा, चाहे दीर्घकालीन स्थिति हो चाहे अल्पकालीन स्थिति हो। और अब सीमांत लागतों को जोड़ जोड़ के कुल लागत निकाल लीजिए। पहले की लागत 20, दूसरे की लागत 19, दोनों की लागत जोड़ के 39, फिर 18 जोड़ा 57, फिर चौथी का 17 जोड़ा 74। इस तरह से प्रत्येक सीमांत लागतों को जोड़ते हुए हमने ये कुल लागत प्राप्त किया। तो 20 से बढ़ते 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 ऐसे, जैसे 119 में 15 जोड़ा ये, फिर 16 जोड़ा ये, 17 जोड़ा ये, ऐसे करके फिर इसमें 22 जोड़ा, 246 में 270, तो ये कुल लागत आ गई। तो ये कुल लागत इसी सीमांत लागतों पर आधारित है, और सीमांत लागतें जो हैं हमारे उत्पादन के नियमों पर आधारित हैं। और अब इस कुल लागत से हम औसत लागत निकाल सकते हैं। जो कैसे निकालते हैं जानते हैं कि टोटल कास्ट में उत्पादन की इकाइयों Q से भाग दे देंगे।
तो ये होगा 20 और इसमें 1 से भाग देंगे तो 20 आएगा। ये 2.1 लिखा हुआ 200 नहीं है, ध्यान रहेगा, थोड़ा छोटा दिख रहा है, ये 20 है। तो दशमलव इसलिए लगा रहे हैं कि कुछ अंक जो है दशमलव में आए हैं, तो ये है 20। और इसी तरह से जब 39 में 2 से भाग देंगे तो 19.5 आएगा, 57 में 3 से भाग देंगे तो 19 आएगा, 74 में 4 से भाग देंगे तो ये आएगा, 90 में 5 से भाग देंगे 18 आएगा। तो ये इस तरह से इन इकाइयों से भाग देने में 270 में 15 से भाग दिया, 246 में 14 से, 224 में 13 से, तो ये भागफल आया। और जो भागफल आएगा ये प्रति इकाई लागत होगी, औसत लागत होगी। तो अब हमारे इस सारणी में सीमांत लागत और औसत लागत दोनों हमें प्राप्त हैं। और दोनों को आप देखिए, देखना है, ये देखिए सीमांत लागतें गिरते 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 गिर जाती हैं और उसके बाद फिर बढ़ने लगती हैं। अर्थात सीमांत लागतें पहले ऊपर से नीचे आएंगी और आगे फिर उत्पादन और बढ़ता है तो ये ऊपर जाएंगी, पहले घटेंगी फिर ऊपर बढ़ेंगी, यू आकार की प्रकृति रखेंगी। अगर आप औसत लागतों को देखें, देखिए यहाँ 20 के घट के 19.5, फिर 19 घटी, फिर 18.5 की 18 हुई, फिर 17, 17.5 हुई, 17 हुई, 16.75 हुई, और अब और घट के 16.66 हुई। लेकिन इसके बाद अब बढ़ना शुरू हो गई, 6 के बाद 7 हुई, 8 हुई दशमलव, और उसके बाद 17 हुई, 17.2 हुई, 17.6 हुई, 18.8 हुई, 0 हुई। तो ये भी पहले घटती है और उसके बाद ये भी बढ़ती है, लेकिन दोनों के घटने बढ़ने में थोड़ा अंतर है। सीमांत लागत थोड़ा पहले घट जाती है। देखिए ये 7वीं इकाई पर न्यूनतम हुई थी 14 और 8वीं इकाई से बढ़ना शुरू हो गई 15, 16, 17, 18, 19, और ये न्यूनतम हुई 16.66 9वीं इकाई पर। ये 7वीं इकाई पर न्यूनतम होगी और ये 2 इकाई बाद जाके न्यूनतम होगी, और 9वें के बाद फिर ये बढ़ना शुरू होगा। तो दोनों गिरेंगी और दोनों बढ़ेंगी, लेकिन सीमांत लागत गिरने के बाद पहले ही बढ़ना शुरू हो जाती है उससे, और वो थोड़ी बाद में बढ़ना शुरू होती है। और ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब तक सीमांत लागतें देखिए जब तक गिर रही हैं, ये गिरते 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 16.66 तक गई है, तब तक यहाँ ध्यान करिए सीमांत लागतें जो हैं औसत लागतों से सदैव कम हैं। ये 20 वहाँ शुरू हुआ, ये 19.5, ये 19, ये 19, ये 18, ये 18.5, ये 17, ये देखिए ये 17, ये 14, ये 16.75, ये 15, ये 16.66, ये 16। तो यहाँ तक ये उससे कम है। लेकिन इसके बाद जब ये बढ़ना शुरू हो गई, देखिए 16.7 हुई, जैसे ये बढ़ी तैसे सीमांत लागत इसकी तुलना में ज़्यादा हो गई, 17 हो गई। तो जब औसत लागतें बढ़ना शुरू होती हैं तो सीमांत लागतें उससे ज़्यादा हो जाती हैं। अब तक और जब तक औसत लागतें गिरती हैं तब तक सीमांत लागतें उससे कम होती हैं। तो जब तक गिरती है तब तक कम होगी और जब बढ़ेगी तो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब सबसे नीचे एक न्यूनतम औसत लागत होगी, जहाँ तक गिरेगी वहाँ तक औसत सीमांत लागत वक्र उसके नीचे रहेगा और उसके बाद उसके ऊपर होगा। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो जाहिर है कि वो वक्र काटेगा, क्योंकि वक्र तो कंटिन्यूअस है, बीच में टूटेगा नहीं। तो जो AC का न्यूनतम बिंदु है औसत लागत का, उस वक्र को सीमांत लागत वक्र नीचे से काटता हुआ ऊपर जाएगा। तो इन आंकड़ों से ये इतनी चीज़ें हमारे समझ में आ गई और इसी चीज़ को हम यहाँ अब चित्र बना के दिखा सकते हैं। ध्यान रहे इन्हीं आंकड़ों को हम इस चित्र में नहीं प्लाट कर रहे हैं, क्योंकि तब आपको पैमाने से बनाना पड़ेगा और तब वो दिक्कत होगी। तो हम यहाँ पर इस आंकड़े को केवल ये समझाने के लिए आपको दिखाया मैंने कि उत्पादन के नियम जब लागू होंगे तो सीमांत लागतें पहले घटती फिर बढ़ती होंगी, और अगर ऐसा होगा तो कुल लागत और औसत लागत के जो स्वरूप होंगे वो इस तरह से होंगे। और इसमें सीमांत लागत और औसत लागत की हमको तुलना करनी है, उन तुलना को हम कर रहे हैं और उस तुलना को हमने अब तक समझा चुके हैं हम। अब आपको एक चित्र बना के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस चित्र में ध्यान करिए,
कि औसत लागत वक्र गिरता है, सीमांत लागत वक्र भी गिरता है। दोनों एक ही पॉइंट से शुरू होंगे, क्योंकि जब शुरू में उत्पादन किया जाएगा तो पहली इकाई की लागत औसत भी वही होगी और सीमांत भी वही होगी। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये जानबूझ के हमने इसको इस एक्सिस में छुआया नहीं है। छुआ सकते हैं, क्योंकि वो गणित है, गणित में तो वो छुएगा। उस वक्र को आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ जाके छुएगा, वो तो इक्वेशन से बनेगा। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं होगा कि जब शून्य उत्पादन होगा तो लागत इतनी होगी, क्योंकि उत्पादन तो एक से शुरू होगा, उसके पहले नहीं। तो हमने इस वक्र को थोड़ा सा यहाँ से आगे कर दिया है। छू जाएगा तब भी गलत नहीं है, लेकिन छूने पर उसका ये अर्थ कदापि नहीं होता कि उत्पादन जब शून्य है तब भी लागत इतनी है, ये नहीं कहेंगे आप, क्योंकि बिना इकाई के जब उत्पादन शून्य होगा तो लागत लगेगी नहीं। इसलिए ये ध्यान रखिएगा। कई विद्यार्थी ये कहते हैं कि तो वो यहाँ छू रहा है तो जब उत्पादन कुछ नहीं है तब भी इतनी लागत है, तो ऐसा नहीं होता। वो गणितीय दृष्टि से वक्र बनता है, और अगर आप उस त्रुटि से बचना चाहें तो थोड़ा दूर से उसको बना सकते हैं। तो इस तरह से ये वक्र बनेगा। कैसे? औसत लागतें पहले गिरेंगी, इस पर उत्पादन दिखाया हुआ, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा औसत लागतें गिरेंगी, और एक सीमा के बाद जैसे कि 16.66 के बाद या 9वीं इकाई के बाद ये फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो यहीं से बढ़ेगा, तो ये यू आकार का स्वरूप लेगा। फिर हमने देखा है कि जब ये घटेगी तो सीमांत लागतें भी गिरती हुई होती। तो सीमांत लागत का ये डॉटेड जो बिंदुवार पॉइंट है वो ये है, ये भी पहले गिरेगा, लेकिन ये इसके उठने के पहले से ही उठ जाता। जैसे ये 14 के बाद 7वीं इकाई के बाद ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये 9वीं इकाई के बाद बढ़ना शुरू होगा। तो अगर औसत लागत OX पर बढ़ना शुरू हुआ तो सीमांत लागत उसके पहले ही बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये दिखाया गया है यहाँ पर, और पहले बढ़ना शुरू हो जाएगी, और इस बिंदु के बाद जब ये बढ़ने लगता है तो सीमांत लागत उससे ज़्यादा हो जाती है। इस नाते इस बिंदु के बाद ये वक्र ऊपर होगा, इस बिंदु के पहले ये वक्र नीचे होगा, तो जाहिर है कि इसी न्यूनतम बिंदु पर वो नीचे से काट के ऊपर जाएगा। तो औसत लागत वक्र भी यू आकार का होगा, सीमांत लागत वक्र भी यू आकार का होगा। लेकिन औसत लागत का जो सबसे निचला बिंदु है, जहाँ ई लिखा हुआ है, जहाँ तक औसत लागतें गिरती हैं उसके बाद से फिर बढ़ती हैं, तो न्यूनतम बिंदु वही होगा। सबसे कम लागत इसी उत्पादन स्तर पर होगी। जब उत्पादन होगा OX तो औसत लागत होगी EX, और ये सबसे कम लागत है प्रति इकाई। और जब ये लागत न्यूनतम होगी उसी बिंदु पर सीमांत लागत उसको काटेगा, और नीचे से काटता हुआ ऊपर जाएगा। तो ये हमने यद्यपि उसको चौथे स्थान पर लिखा है, नीचे यहाँ लिखा है, लेकिन औसत लागत वक्र यू आकार का होगा, सीमांत लागत वक्र भी यू आकार का होगा, लेकिन दोनों वक्र अलग अलग होंगे। और जो औसत लागत का न्यूनतम बिंदु होगा उसी बिंदु पर सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को नीचे से काटता हुआ ऊपर जाएगा। और इस बिंदु पर जो संतुलन जो बिंदु है, जिस पर कटान बिंदु है, जो AC का न्यूनतम स्तर है, उस पर सीमांत लागत और औसत लागत दोनों बराबर होंगी, क्योंकि ये वक्र इस पर काट रहा है। तो ये लिखा हुआ है AC इज मिनिमम एट पॉइंट E बिंदु पर औसत लागत न्यूनतम होगी, और इसी बिंदु पर MC इज इक्वल टू MC होगी। औसत लागत और सीमांत लागत दोनों बराबर होंगी। और अब इनके संबंधों को अगर हम दिखाने का प्रयास करें तो देखिए ये 4 पॉइंट है आपके, कि व्हेन AC इज डिक्रीजिंग, जब औसत लागत गिरती हुई होती है तब सीमांत लागत उससे कम होती है। ये सीमांत लागत देखिए, ये वक्र अगर आप देखें यहाँ पर किसी पॉइंट पर, तो औसत लागत यहाँ तक है, सीमांत लागत उसके नीचे है। औसत लागत यहाँ तक है, सीमांत लागत उससे नीचे कम है। तो इस प्रकार जब तक ये ई बिंदु तक गिरता है तब तक और सीमांत लागत जो है वो औसत लागत से कम होती है। और जब ये बढ़ता है औसत लागत वक्र, तो आप देखेंगे कि ये देखिए सीमांत लागत यहाँ है, मान लीजिए K, और ये है R, तो औसत लागत है कम और यहाँ से यहाँ तक, और सीमांत लागत है यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसी स्थिति में हम पा रहे हैं कि औसत लागत जो है वो
कम है और सीमांत लागत ज़्यादा है। अगर इन बिंदुओं को आप बताना चाहें तो यहाँ पर भी दो बिंदु आप ऐसे ऐसे खींच सकते हैं, इस तरह से सीधी रेखा स्केल से बना सकते हैं दो, और आप ये दिखा सकते हैं कि ये मान लीजिए हम लिख दें A और इसको लिख दें B, इसको लिख दें C, इसको लिख दें D, तो आप आसानी से दिखा सकते हैं। इसको लिख दें x0, इसको लिख दें x1, तो हम कह सकते हैं x0 उत्पादन जो E न्यूनतम पर से कम है उस पर AC जो है x0 से A तक है, और MC जो है A से x0 से B तक है, तो MC कम है और AC ज़्यादा है। अगले इधर इस बिंदु से आगे जब बढ़ेंगे तो उत्पादन के OX1 स्तर पर AC जो है वो कम है, D तक है, X1 से D तक, और MC जो है C तक है, तो MC ज़्यादा है। और इस बिंदु पर दोनों बराबर हैं। तो ये हो गया कि न्यूनतम बिंदु पर AC MC बराबर होंगे, और व्हेन AC इज लोवेस्ट, जब AC न्यूनतम होगी तो इस बिंदु पर दोनों बराबर होंगे। जब AC बढ़ती हुई होगी तो MC AC से ज़्यादा, MC जो है वो AC से ज़्यादा होगी, तो वो ऐसे व्याख्या हो गई। और एक और जो इस चीज़ को जो हम पहले बता चुके हैं कि जब MC कट्स एट AC एट इट्स मिनिमम पॉइंट, MC जो है सीमांत लागत जो है औसत लागत को उसके इस न्यूनतम बिंदु पर काटेगी नीचे से ऊपर, और जब नीचे से काट के ऊपर जाएगी तो उसका ये इस तरह से भी व्याख्या आप कर सकते हैं कि इस न्यूनतम बिंदु के पहले तक, इस न्यूनतम बिंदु के तुरंत पहले MC जो है लेस देन AC है, ये लिखा है मैंने, MC इज लेस देन AC बिफोर दिस पॉइंट। ये जो X उत्पादन है इस जिस पर AC न्यूनतम है, इसके पहले MC AC से कम है और इसके तुरंत बाद MC AC से ज़्यादा है। ये इस बिंदु की विशेषता है जिस पर हम कह रहे हैं कि AC के न्यूनतम बिंदु पर सीमांत लागत जो है उसको नीचे से काटती हुई ऊपर जाएगी। तो इस तरह से औसत और सीमांत लागतों के संबंधों को हमने आपको बताने का प्रयास किया। और जहाँ कहीं आप कभी भी औसत लागत और सीमांत लागत के वक्र बनाएंगे, ये ध्यान रहे कि पहले औसत लागत का वक्र बनाइए और जो उसका सबसे न्यूनतम बिंदु है उसी बिंदु पर नीचे से सीमांत लागत वक्र को कटाइए। अभी जब आप आगे के चैप्टर्स में जाएंगे, जब आप एक्सचेंज या विनिमय के चैप्टर्स में जाएंगे जहाँ पर आप वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण पढ़ेंगे, वहाँ पर हर चैप्टर में सीमांत लागत और औसत लागत के चित्र आपको बनाने पड़ेंगे और चित्रों में गलती न हो इस नाते उनके संबंधों को पहले पढ़ाया जाता है कि आप जान लें कि जहाँ कहीं भी आप इन चित्रों को बनाएंगे वो चित्र इस तरह से ही बनेंगे। औसत लागत वक्र U आकार का होगा और औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर आप सीमांत लागत को काटेंगे, उसको नीचे से ऊपर। देखिए अगर आप इम्तहान में ऐसे मान लीजिए U आकार का औसत लागत वक्र बनाए और जब आपने सीमांत बनाया तो आपने यहाँ कटा दिया, तो देखते ही एग्जामिनर को पता चल जाता कि आपको आता नहीं है और आपने गलती कर दी। यहाँ कटना था न्यूनतम बिंदु पर, आपने उसको पहले काट दिया या आगे काट दिया, दोनों गलत हो जाएगा। तो और अगर आपने इसको सही बना दिया तो एक इम्प्रेशन जो आपका बनेगा वो ये है कि विद्यार्थी को ये पता है कि औसत लागत और सीमांत लागत के बीच संबंध क्या हैं और चित्र जो बनाया है वो औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर सीमांत लागत को नीचे से काटता हुआ बनाया है। इसलिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि औसत लागत और सीमांत लागत वक्रों को संबंध को जानें और जहाँ कहीं भी आप इन दोनों वक्रों को बनाएं सदैव ध्यान रखें कि पहले औसत लागत वक्र बना लें तब बनाएं, या जैसे मैंने कहा कि अगर यही सीमांत लागत का वक्र होता, अगर ये MC कर्व होता तो हमको ये तय करना है कि इसका जो न्यूनतम बिंदु है इसके आगे कहीं AC काटेगा, मतलब आगे काटेगा, और जहाँ आगे काटेगा तो AC का ये न्यूनतम बिंदु है, इसका मतलब AC इसके आगे ऊपर बढ़ेगा, इसके इधर ऊपर बढ़ेगा ऐसे, तो ये AC होगा। तो ये सही हो गया। तो हर दृष्टि से आप देखें MC के न्यूनतम बिंदु के आगे AC काटेगा और जहाँ काटेगा वो AC का न्यूनतम बिंदु होना चाहिए, ये आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से औसत
लागत और सीमांत लागत के संबंधों को हमने आज पढ़ा है, और हम ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ कहीं भी इन वक्रों का हम प्रयोग करेंगे, और अर्थशास्त्र में सर्वत्र इन वक्रों की उपयोगिता आपके लिए है। जहाँ कहीं भी मूल्य का निर्धारण हो, चाहे वस्तु का चाहे साधनों का, हर जगह इनकी आवश्यकता पड़ेगी, और इसलिए इनके संबंधों को जानना और चित्रों के माध्यम से इन्हें सही ढंग से चित्रित करना, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है और हमको इसका ध्यान रखना है। तो इनके जो हमने चारों आपके ये नीचे संबंध हैं वो बताए, और उन संबंधों को उन्हीं नियमों के आधार पर बताया जो उत्पादन में या लागत के संदर्भ में लागू होते हैं, और इस दृष्टि से हमने इनको समझने का प्रयास किया है। एक बार मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो पसंद आते हों तो आप इसको प्रचारित और प्रसारित करने में हमारा सहयोग दें। तो फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।